सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। एम्फीमिक्सिस, मिक्सिस क्लियर हो गया आपको। अब देखिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करने के पहले हम लोग को कुछ और चीजें जाननी पड़ेंगी। जैसे एक शब्द होता है उसको कहते हैं ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स जानते ही हैं। क्रोमोसोम क्या होता है कि जी क्रोमैटिन का बना होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होता है उसको ले जाने का काम करता है। क्लियर हो गया आपको। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या हो गया कि वह संरचना होती है कि जीवों में जो संतानों के जो लक्षण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। क्लियर। अब और जानिए कि जो क्रोमोसोम होता है वह दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम और दूसरे को ऑटोसोम्स कहते हैं। क्लियर। सेक्स क्रोमोसोम क्या हो गया कि संतानों के लिंग को निर्धारित करने का काम करता है, जबकि ऑटोसोम जो होते हैं वह अन्य दैहिक लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं। तो ये रहा क्रोमोसोम के विषय में। अब क्रोमोसोम के बाद आता है जीन। क्या हो गया? जीन। जीन, जीन जो होता है क्या होता है? डीएनए का वह छोटा सा खंड कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम्स पर। जो जीन क्या हो गया? डीएनए का वह छोटा सा खंड होता है जो किसी एक लक्षण को निर्धारित करता है, उसको जीन कहते हैं। क्लियर। यानी कि जीन क्या हो गया? स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीन। क्लियर हो गया कि जीन हो गया क्लियर। अब इसके बाद जीन के बाद आती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, HAPLOID, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब LOID, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित। अगुणित का मतलब क्या होता है कि आप जानिए कि जितने शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसमें सदैव क्या होता है? गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं, यानी पेयर में रहते हैं। क्या रहते हैं? पेयर में, यानी कि जोड़े में रहते हैं। तो अब क्या होता है? कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, गैमीट जिसको कहते हैं। तो गैमीट में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो हम कह सकते हैं ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या एकल अवस्था में हो उसको हैप्लॉइड कहते हैं, अगुणित कोशिका कहते हैं। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? हैप्लॉइड का मतलब अगुणित कोशिका, और ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या एकल अवस्था में रहती है उसी को हैप्लॉइड यानी अगुणित कहते हैं। इसके बाद आता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड द्विगुणित, द्विगुणित डिप्लॉइड, इसको 2n से प्रदर्शित करते हैं। यानी शरीर की ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र जोड़े में हो, पेयर्स में हो, तो उसको डिप्लॉइड कोशिका कहते हैं, डिप्लॉइड सेल कहते हैं। तो शरीर की समस्त कोशिकाएं जो होती है डिप्लॉइड होती है। इसलिए इसको क्या, और आप देखते ही होंगे कि जब भी कहा जाता है, मानिए मनुष्य के लिए कहा जाए तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 23 पेयर्स लिखा जाता है। 23 जोड़े कितने हो गए? 23 जोड़े पाए जाते हैं। यानी कि जनन कोशिकाओं को छोड़ करके बाकी जो सभी कोशिकाएं होती हैं वह डिप्लॉइड होती हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए डिप्लॉइड यानी 2n। अब हम लोग एक बात आती है कि गैमिट। गैमिट क्या हो गया? गैमिट यानी युग्मक। गैमिट यानी कि युग्मक। अब देखिए क्या होता है कि गैमिट यानी जो युग्मक होता है वह क्या होता है? हम लोग पढ़े कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें क्या होता है? मेल गैमिट बनता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें फीमेल गैमिट बनते हैं। तो ये जो गैमिट होते हैं वह सब के सब हैप्लॉइड होते हैं। मेल में बनने वाला स्पर्म जो होता है वह हैप्लॉइड होता है, और फीमेल में बनने वाला ओवम वो भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है? यानी कि गैमिट होगा, दो प्रकार का होगा। एक कहेंगे मेल गैमिट और दूसरे को कहेंगे फीमेल गैमिट। क्लियर। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमिट बनेगा, फीमेल में फीमेल गैमिट बनेगा, और ये दोनों जो होते हैं
अगुणित यानी हैप्लॉइड होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? अगुणित यानी हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर? देखिए चूंकि बात आ गई, हम लोग पहले की चीजें जाने कुछ चीजें, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया कि जटिल जीवों में होता है, मनुष्य में भी होता है, जितने भी विकसित जीव होते हैं सब में इसी प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब अगर देखेंगे तो बताया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन क्या होता है, वह विशेष प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होता है, दो गैमेटों का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वह रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, दो गैमेट मिलते हैं। कौन कौन दो गैमेट आएंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमेट मिलेंगे और जिसके फलस्वरूप क्या होगा, दोनों आपस में मिलेंगे। और जब ये गैमेट आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट, जब गैमेट मिलते हैं तो बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। कब बनता है? गैमेट के मिलने से। गैमेट के क्या होने से? जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने की जो क्रिया होती है, यानी इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब ये दोनों मिलते हैं तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गया? निषेचन। निषेचन क्या हो गया? निषेचन वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप कह सकते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं और क्या हो गया, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई तो बना जाइगोट। क्या बना? जाइगोट बना। और जब जाइगोट बनेगा और इसी में विभाजन होगा, डेवलपमेंट होगा, यह क्या होगा, उसके बाद से पूरे निश्चित समय अंतराल पश्चात ऑफस्प्रिंग यानी संतान का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया? ऑफस्प्रिंग यानी संतान का निर्माण होता है और ये जो प्रक्रिया है जटिल प्रक्रिया है। चाहे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट की बात करें, गैमेट की निर्माण की बात करें, जाइगोट की निर्माण की बात करें, या चाहे जाइगोट से पूरे शरीर का एम्ब्रियो या कहो कि पूरे शरीर का जो विकास होने की क्रिया होती है, यह पूरा समय जटिल प्रोसेस होता है, लंबी प्रक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप संतान का निर्माण होता है। अब चूंकि इसमें दो प्रकार के गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और दोनों अलग अलग जीवों से आते हैं, तो दोनों के जो जीन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दोनों के क्या होते हैं? जीन अलग अलग होते हैं और जिसके फलस्वरूप दोनों के कैरेक्टर संतान में उत्पन्न होता है, क्योंकि मेल का जीन अलग हो गया और उसके मदर से आने वाला जीन होता है वो भी अलग होता है। दोनों आपस में मिलते हैं, मिक्सिंग हो जाती है और मिक्सिंग हो जाने के पश्चात क्या होता है, संतान में नए कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसलिए यह क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज इन लाइफ साइकिल, यानी कि जीवन चक्र हम लोग पढ़े थे। सभी जीवधारी क्या करते हैं, पैदा होते हैं, उनकी वृद्धि होती है, विकास होता है, लंबाई चौड़ाई प्राप्त करते हैं, उनके संतान उत्पन्न होते हैं, फिर ये वृद्धावस्था में जाते हैं और ये फिर मर जाते हैं। यानी कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक ये क्रिया लगातार चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार क्रिया क्या होती है, चलती रहती है। तो इसी क्रिया इसको क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं और ये सभी जीवों में होता है। अब लाइफ साइकिल को देखा जाए तो ये 3 हिस्सों में बांटते हैं। फेज ऑफ लाइफ साइकिल अगर कहे तो सबसे पहले होता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, ठीक है। ये जो होता है कह सकते हैं इसको रिप्रोडक्टिव अवस्था आने से पूर्व, रिप्रोडक्शन फेज आने से पूर्व की जो अवस्था होती है उसी को जुवेनाइल फेज कहते हैं, युवा अवस्था कह सकते हैं। तो इसमें कह सकते हैं इसको प्री रिप्रोडक्टिव फेज। बात समझ में आया? यह रिप्रोडक्शन से पूर्व की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं जुवेनाइल फेज। इसमें क्या करता है, जो जीवधारी का शरीर होता है वह
मेच्योरिटी तक पहुंचता है, यानी उसके शरीर के सर्वांगीण विकास होता है। और विकास तब तक होता है जब तक कि उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक की उसकी पूरी अवस्था पूरी नहीं हो जाती है। तो कह सकते हैं यह क्या है, इस अवस्था में जो जीवधारी होता है वह पूरे अपने शरीर का विकास करता है। और ये अलग अलग जीवधारियों में ये अलग अलग होता है। अलग अलग जीवधारियों में जो जुवेनाइल फेज की जो टाइम पीरियड है वह अलग अलग होती है। दूसरा फेज अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, बात समझ में आ गया। तो इस फेज को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। और इसका अगर मुख्य उद्देश्य देखें, यानी कि मोटो ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, मोटो ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि संतान उत्पन्न करना। इस अवस्था का मुख्य उद्देश्य है संतान को उत्पन्न करना। क्योंकि होता क्या है कि सभी जीवधारियों में यह टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि उसका संतान चलता रहे, उसका वंश आगे चलता रहे। यह सभी जीवधारियों में होता है, बिल्कुल। और जब ये संतान प्रवृत्ति बनी रहती है तो इसलिए एक शब्द आता है पेरेंटल केयर। क्या आता है, पेरेंटल केयर, यानी कि जीवों में अपने संतान के लिए देख रेख के लिए विशेष प्रकार के गुण होते हैं। इसी गुण को पेरेंटल केयर कहते हैं। बात समझ में आया। और ये जो पेरेंटल केयर होता है, इसी के फलस्वरूप जितने भी जीवधारी होते हैं अपने संतानों की देख रेख करते हैं। और तब तक देख रेख नहीं करते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से अपने आप सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो इसको पेरेंटल केयर कहते हैं। तो पेरेंटल केयर की जो टेंडेंसी होती है मेल की तुलना में फीमेल में अधिक होती है। पेरेंटल केयर क्या हो गया, मेल की तुलना में फीमेल में अधिक होती है। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब यदि क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज अगर देखा जाए, चलिए इसको और हम तीसरा फेज पढ़ ले। यह है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट, यस, सेनेसेंट, सीएनटी, सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट जीर्णावस्था, सेनेसेंट फेज यानी कि जीर्णावस्था। क्लियर हो गया। तो जीर्णावस्था क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद की जो अवस्था होती है उसको जीर्णावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वह कम होने लगता है। और जीवधारी की जो एक्टिविटी कम हो जाती है, कम होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसके शरीर में मेटाबॉलिक पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, उस सभी पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है। और ऐसे होते होते मात्रा बढ़ते बढ़ते एक समय बाद ऐसी आती है कि उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, यानी उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये था, क्या हो गया, फेज इन लाइफ साइकिल, फेज इन लाइफ साइकिल। क्लियर हो गया। देखा गया फ्लावरिंग के आधार पर, किसके आधार पर, फ्लावरिंग के आधार पर जो प्लांट्स होते हैं दो प्रकार के, यानी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, पुष्पन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, पुष्पन के आधार पर जो पौधे होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट किसके आधार पे है, फ्लावरिंग के आधार पर। मोनो का मतलब समझिए, यहां अगर हम यहां से करें तो मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब वन, मोनो का मतलब वन। और कार्पिक जो है, कार्पिक, यह जो है कार्पेल से बना है। कार्पेल का मतलब ओवरी या स्प्लिकेशन, पुष्प का जो मादा जड़ांग है। बात समझ में आया। तो मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनके लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार फ्लावरिंग होती है, यानी सच प्लांट हु फ्लावरिंग इन ओनली वंस इन लाइफ साइकिल इज नोन एज मोनोकार्पिक प्लांट। बात समझ में आ गया। यानी कि ऐसे पौधे जिनमें क्या होता है, पूरे जीवन चक्र में एक ही बार फ्लावरिंग होती है, उसको कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। यानी कि फ्लावरिंग ओनली
वंस इन लाइफ साइकिल। केवल क्या होती है, जीवन में एक ही बार पुष्पन की क्रिया होती है, तो इसको कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर देखा जाए वीट, गेहूं हो गया, राइस, ठीक है। अब ये देखो बम्बू, बम्बू बम्बू यानी बांस के विषय में देखा जाए तो इसे 50 से 100 वर्ष बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। क्लियर हो गया? 50 से 100 वर्ष बाद इसमें क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। और जब फ्लावरिंग हो जाती है तो उसके बाद समझिए कि वो बांस क्या होगा, सूखेगा। यानी बम्बू इज क्या हो गया, मोनोकार्पिक प्लांट। क्लियर हो गया? एक और पौधा है, इसका नाम है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। यह है स्ट्रोबिलंथस, स्ट्रोबिलस कुंथियाना। क्या हो गया, स्ट्रोबिलस कुंथियाना। इसका नाम है नीलकुरंजी। नीलकुरंजी क्या है, ये नीलकुरंजी है। ये विशेष प्रकार का पौधा है। इसमें फ्लावरिंग 12 वर्ष बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। और स्पेशली अगर देखेंगे सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसमें फ्लावरिंग होती है और प्रत्येक 12 वर्ष के। तो साउथ इंडिया के देशों में यहाँ पे जहाँ ये ज्यादा पाया जाता है वहां पे क्या होता है, प्रत्येक 12 साल बाद पूरे सड़क के किनारे सड़क लगा नीला या पुष्प होता है पूरा। जैसे सड़क पे आप चलेंगे तो लगेगा कि फूलों की बारिश की गई है, फूल बिछाया गया है नीला नीला और ऊपर पेड़ पे दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इसीलिए नीलकुरंजी जो है स्ट्रोबिलस निकुंथियाना है, इसके वजह से क्या होता है, जो पर्यटक होते हैं वह ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि क्यों पर्यटक जो होते हैं साउथ के क्षेत्रों में कि सितंबर टू अक्टूबर बहुत ज्यादा आते हैं, तो क्यों आते हैं, तो इसी की वजह से फ्लावरिंग की वजह से बहुत ज्यादा सुंदर व आकर्षक हो जाता है। और ये इसकी फ्लावरिंग आपने पढ़ा कि प्रत्येक क्या होता है 12 वर्षों के बाद होता है, तो इसलिए इसका वो क्या है, महत्व है। क्लियर हो गया? अब ये अब देखिए जो मोनोकार्पिक बात हो गया, दूसरा आएगा पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक प्लांट्स। अब क्लियर हो गया? मोनो का मतलब एक, तो पॉली मतलब बहुत से, पॉली मतलब बहुत से, यानी कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जिसमें फ्लावरिंग जो होती है बार बार लगातार होती रहती है, एक निश्चित समय अंतराल पश्चात उसमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं हर साल आते हैं, पुष्पन होता है। तो ऐसे पौधे जिसमें फ्लावरिंग कई बार होती है उनके लाइफ साइकिल में, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे आप मैंगो देख लेंगे, गुड़हल देख लेंगे, गुलाब देख लेंगे, तो ये सब के सब क्या है, पॉलीकार्पिक है। क्लियर हो गया आपको? जो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक जितने पुष्प आप देखते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक होते हैं। एक जो और जब पॉलीकार्पिक आ गया तो उसके बाद से एक हेडिंग हो जाएगा इंटरफ्लावरिंग पीरियड। इंटरफ्लावरिंग पीरियड इसको कह सकते हैं रिकवरी फेज। क्या हो गया, रिकवरी फेज, यानी कि दो पुष्पन, यानी कि इसको कह सकते हैं इंटरफ्लावरिंग पीरियड है या रिकवरी फेज है। इसको कहेंगे टाइम गैप। क्या कहेंगे, टाइम गैप बिटवीन टू फ्लावरिंग। बात समझ में आया? यानी कि टू फ्लावरिंग यानी कि दो पुष्पन के बीच के जो समय अंतराल होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरफ्लावरिंग पीरियड। क्या कहा गया, इंटरफ्लावरिंग पीरियड कहते हैं। इसको कहा गया रिकवरी फेज। क्या कहते हैं, रिकवरी। री बने पुनः, री मतलब पुनः, और कवरी का मतलब समझ रहे हैं, उसको कवर करना, रिकवर करना। तो ये जो रिकवरी फेज है इसमें क्या करता है, फ्लावर अपने आप को तैयार करता है पूरे गैप को। यानी कि अगर कहें कि जैसे मान लीजिए आम है, मैंगो है,
तो आप देखते होंगे कि इस साल आम आया, आम में फ्लावरिंग हुई, आम फरा और उसमें फल लगे। फिर एक साल बाद पुनः क्या होता है, फिर उसमें फ्लावरिंग आती है। तो जो टाइम गैप है एक साल का, इसमें क्या करता है, जो आम का पौधा है, प्लांट्स है, वो अपने आप को रिकवर करता है, प्रिपेयर करता है फ्लावरिंग के लिए, नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए तैयार करता है। तो इसी को कहते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड, यानी कि रिकवरी पीरियड। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इवेंट्स इन लाइफ साइकिल, यानी जीवन चक्र में होने वाली घटनाएं। जीवन चक्र में होने वाली घटनाएं, इसके पहले हम लोग पढ़े थे फेज पढ़े थे, अवस्था पढ़े थे, अब पढ़ेंगे जीवन में होने वाली घटनाएं। क्लियर हो गया? अब इसको देखेंगे तो हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बात समझ में आ गया? यानी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पूर्व होने वाली घटनाएं। दूसरा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। और हो जाएगा तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बात समझ में आ गया? यानी हम कहें कि फर्टिलाइजेशन है निषेचन के आधार पर कह सकते हैं कि जीवन में जो होने वाली घटनाएं होती है उसके आधार पर हमने इसको तीन हिस्सों में बांटा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन के पूर्व होने वाली घटनाएं, दूसरा है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और निषेचन के बाद तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। बात समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर हो गया आपको कि निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं, निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। बात समझ में आ गया? अब अगर देखेंगे तो पहला हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या हो गया, गैमीटोजेनेसिस। अब देखिए जहां भी कहीं यस आई यस हो, जहां भी कहीं यस आई यस हो तो क्या कहते हैं उसको, सिस निर्माण की क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो यहां है गैमीटोजेनेसिस। क्या हो गया, गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीट बनने की जो क्रिया होगी क्या कहेंगे उसको, गैमीटोजेनेसिस। यानी कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। क्लियर हो गया? यानी गैमीट बनने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। अब थोड़ा सा और अगर देखें तो जो गैमीट होता है यानी कि कह सकते हैं गैमीट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, भाग लेते हैं, तो उसके आधार पर जो गैमीट होते हैं वह कह सकते हैं दो प्रकार के। एक को कहते हैं आइसोगैमिट और दूसरा हो जाता है हेट्रोगैमिट। अब देखिए गैमिट्स क्या हो गए, दो प्रकार के। गैमिट्स क्या प्रकार के, दो प्रकार के, आइसोगैमिट्स और हेट्रोगैमिट्स। अब अगर हम आइसोगैमिट की बात करें, किसकी बात करें, आइसोगैमिट की बात करेंगे तो आइसोगैमिट का मतलब होता है ऐसा गैमिट, ऐसा गैमिट जो बाहर से यानी कि मॉर्फोलॉजिकली सेम, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन में जो भाग लेने वाले गैमिट है, फर्टिलाइजेशन क्रिया में जो भाग लेने वाले गैमिट है बाहर से एक समान दिखाई देते हैं और अंदर से अलग अलग होंगे, क्योंकि एक मेल की भांति व्यवहार करेगा, दूसरा फीमेल की भांति व्यवहार करेगा, परंतु बाहर से यानी मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। ऐसे गैमिट्स को आइसोगैमिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोगैमिट। आइसो मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम, यहां कर दे आइसो मीन्स सेम। क्लियर कि सेम गैमिट होते हैं लेकिन इंटरनली अलग अलग होते हैं। तो
ऐसे गैमेट्स को क्या कहते हैं, आइसोगैमेट्स कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो एल्गी सवाल है उसमें पाया जाता है, इसमें है क्लेडोफोरा, ये भी एल्गी का नाम है क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, ये भी सवाल है, इसमें भी पाया जाता है यूलोथ्रिक्स, इसमें भी पाया जाता है फंजाई यानी कवक, फंजाई में देखेंगे सिनकिट्रियम राइजोपस, इसमें सब क्या होता है कि आइसोगैमस होता है, सब के सब क्या होते हैं, आइसोगैमस होते हैं। क्लियर हो गया आपको। हेट्रोगैमेट्स, क्लियर हो गया आपको। तो यहां देखिए उसी तरह से हेट्रो अनसेम यानी कि जो दोनों आपस में एक जैसे न हो, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन क्रिया में जो भाग लेने वाले गैमेट हैं वो चाहे फिजिकली या इंटरनली, मॉर्फोलॉजिकली कर सकते हैं, इंटरनली कर सकते हैं, दोनों एक जैसे न हो, तो ऐसे गैमेट्स को हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। बात समझ में आया। यदि कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली डिससिमिलर क्या होते हैं, डिससिमिलर होते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। अब याद रहे एल्गी में जो है फ्यूकस, क्या हो गया, फ्यूकस वाल्वाक्स, फ्यूकस हो गया, वाल्वाक्स हो गया और कारा, ये सब क्या होते हैं, हेट्रोगैमस होते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, नाम दे देगा, ये चीजें एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा हेट्रोगैमस और अथवा होमोगैमस, तो आपको बताना होगा। अब अगर देखेंगे ऑल ब्रायोफाइट्स, सभी के सभी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, हेट्रोगैमस होते हैं। टेरिडोफाइट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, हेट्रोगैमेट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स ये भी क्या होते हैं, हेट्रोगैमस। और हो गए बेचारे एंजियोस्पर्म्स। क्लियर, ये सब के सब क्या हो गए, सब के सब हेट्रोगैमस है, सब के सब क्या है, हेट्रोगैमस है। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स, मेल गैमेट को क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं या स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु। ठीक है। इसी तरह फीमेल गैमेट को कहेंगे एग कहेंगे या ओवम। बात समझ में आया, कहते हैं। अब एक और चीज समझ लीजिए, समझने की विशेष बात यह है कि जो क्या होता है, अब मेल गैमेट हमने बताया क्या क्या एंथ्रोजॉइड्स कहलाते हैं, मेल गैमेट क्या कहलाते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। अब फीमेल गैमेट को एग या ओवम। तो एक चीज याद कर लीजिए, इसमें है गैमेट मदर सेल, गैमेट मदर सेल याद कर लीजिए। इसका क्या मतलब होता है, और कहें कि जो मेल गैमेट है तो उसमें जो होते हैं कोशिकाएं विशेष प्रकार की, तो मेल गैमेट मदर सेल होते हैं, उसमें विभाजन होता है तो मेल गैमेट बन जाते हैं। फीमेल गैमेट मदर सेल है तो उसमें विभाजन हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, उसमें फीमेल गैमेट बन जाते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं। क्लियर। फर्टिलाइजेशन निषेचन, तो हमने बताए थे प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि प्रोसेस है PROC, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर हो गया।
मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन यानी मिलने की क्रिया होती है, इसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन के लिए दूसरा शब्द है सिंगैमी। सिंगैमी क्लियर। फर्टिलाइजेशन, अब देखिए सिंग यस वाई एल है, सिंग का मतलब होता है फ्यूजन। क्या हो गया, फ्यूजन। किसका फ्यूजन, गैमी यानी गैमिट। किसका फ्यूजन है, गैमी यानी गैमिट। तो सिंगैमी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये क्या हो गया, इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जो फर्टिलाइजेशन होता है दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स। एक को कहते हैं एक्सटर्नल, एक को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद दोनों आपस में मिलते हैं। बात समझ में आया। तो इसको फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि आउट ऑफ बॉडी, यानी कि जो क्रिया जो होती है वह शरीर से बाहर होती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ एल्गी, फिशेस, मछलियां, एम्फीबियंस, इन सब में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब अगर देखें तो दूसरा जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आया। यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, शरीर के अंदर हो, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या हो, शरीर के अंदर हो, तो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो जो ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, स्पाइरोगाइरा, ये देखिए स्पाइरोगाइरा ग्रीन एल्गी है। इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बढ़ता होता है। यानी कि मनुष्य के, हम लोग के शरीर में भी यह क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर। अब एक शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, क्या लिखेंगे, एक्सोगैमी, एक्सोगैमी, एक्सोगैमी। क्या हो गया, एक्सोगैमी। एक्स माने बाहर, एक्स माने बाहर, एक्सोगैमी। तो इसका मतलब होता है जब फ्यूजन क्रिया में भाग लेने वाले जो गैमेट होते हैं वह दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आए हो, दो डिफरेंट जीवों से आए हो, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोगैमी कहते हैं। और एक हो जाएगा एक्सोगैमी होगा तो इंडोगैमी, यानी कि क्या हो रहा है, जो भाग लेने वाले जो गैमेट्स होते हैं दोनों सेम जीवों से आए हो, दोनों क्या हुए हैं, सेम जीवों से आए हो, एक ही प्रकार के जीवों से आया हो, तो उसको कहते हैं इंडोगैमी। इसी को सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहेंगे, इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो अलग अलग जीवों से हो और सेम ही एक ही प्रकार के जीवों से हो तो इंडोगैमी, और बाहर तो एक्सोगैमी। ओके।